मेरे प्यारे बच्चों, तो आज तो आप बहुत खुश होंगे कि आज चैप्टर खत्म होने वाला है, मस्त चौथा चैप्टर और कोई नया चैप्टर शुरू होगा। लेकिन दुखद समाचार एक और है कि एनिमल सारे खत्म होने वाले और फिर से हमारी जो है बॉटनी शुरू हो जाएगी। जो जिन बच्चों को बॉटनी पसंद नहीं, उन्हें बड़ा ऐसा होता है फिर से बॉटनी, ठीक है, तो बड़ा मुश्किल से तो एनिमल आया था। तो आज हम करने वाले हैं L22 यानी कि 22वां लेक्चर करने वाले हैं आज हम। और उसका हम क्या करने वाले हैं, प्राणी जगत का, और लास्ट लेक्चर है, ये खुशी की बात है। और क्या क्या पढ़ा हमने ये हमें पता ही है। आज जो हम देखने वाले हैं वो पाठ्य पुस्तक के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम सिर्फ वो क्वेश्चन देख रहे हैं पीछे के जो हमने किए तो हैं क्लास में, लेकिन वही आपको आइडिया नहीं होता कि हम इसको आंसर कैसे लिखें, है ना। हमें आंसर पता होता है लेकिन हमें उसे लिखना कैसे है वो हम समझ नहीं पाते। क्योंकि मैं पहले भी कह चुकी कि मैं पहले पीछे के क्वेश्चन देखती हूँ, उसके हिसाब से नोट्स और उसके हिसाब से पीपीटी बनाती हूँ कि सब कुछ कवर हो जाए, कुछ रहे ना। क्योंकि आपको पता है बुक में काफ़ी छोटा छोटा दे रखा है, तो बुक के आगे की अगर हम सिर्फ बुक पढ़ के वो क्वेश्चन के आंसर देना चाहेंगे तो शायद नहीं दे पाएंगे। हमें ये पूरे लेक्चर जो डिटेल में है वो करने ही पड़ेंगे। और कई बच्चे पूछते हैं कि मैम हमारी बुक में तो ये है ही नहीं, आप जो पढ़ा रहे हैं। तो वो इसीलिए नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी या कोई भी बुक है वो बहुत शॉर्ट में बनी हुई है, वो टीचर्स के लिए बनी हुई है, ठीक है। आप उसको सेल्फ स्टडी नहीं कर पाओगे जब तक आपको कोई समझाने वाला उसे नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ज़्यादा ऐसे परेशान मत हो कि ये है या नहीं है, सबके है। क्योंकि सारे ही बोर्ड्स, जितने यूपी, बिहार, राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई, सभी एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसे नुकसान वाली बात नहीं होगी आपके साथ। और आज हम वही जो क्वेश्चन जिसमें आपको हो सकता है कोई डाउट हो वो हम कर लेते हैं। हालांकि ये सब हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि यदि आपको एक नमूना या स्पेसिमेन दे दिया जाए तो वर्गीकरण हेतु आप क्या कदम अपनाएंगे। अब ये नमूना वो वाला नमूना नहीं है जो हम सुनते रहते हैं कि ये कैसा नमूना है, ये नमूना नहीं है। नमूना का मतलब है कि आपको कोई स्पेसिमेन दे दे, मतलब आपको कोई प्लांट लाकर दे दे, आपको कोई एनिमल लाकर दे दे और पूछे कि इसका वर्गीकरण बताओ भाई। ऐसा आपके साथ करेंगे जब आपके साथ स्पॉटिंग होगी। ये स्पॉटिंग क्या होती है मैडम? स्पॉटिंग होती है प्रैक्टिकल में, बताती हूँ आपको थोड़ा सा, है ना। जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाएंगे तो आपके सामने क्या एग्जाम होता है, तब 10-12 ऐसे स्पेसिमेन रख दिए जाते हैं और टाइम दिया जाता है 2 या 3 मिनट का। उसमें आपको उसको पहचानना है, उसका नेम वगैरह सब छुपा दिया जाता है। हालांकि आपको साल भर उसको दिखाया जाता है, रोज रोज आप लैब में जाके देखा करें क्योंकि आगे आपको उनके पहचानना भी है ना। और खुदा करके मेरे पे मेहरबानी कर दें और उन टीचर्स पे भी कि ऐसी पहचान मत निकालें। जैसे हम जब स्कूल में हुआ करते थे तो हमारे पास जो बच्चे थे ना वो ऐसी पहचान निकालते थे। जैसे कुछ एनिमल ऐसे होते हैं या प्लांट ऐसे होते हैं जो हमें डायग्राम में अलग दिखते हैं, लेकिन वहाँ लैब में क्योंकि बहुत सालों से पड़े होते हैं तो उनका चेंज हो जाता है, वो सड़ जाते हैं। किसी का तो सिर्फ पूंछ ही पड़ी रहती है, पूरा एनिमल होता ही नहीं क्योंकि वो सड़ गल चुका होता है। तो भाई उसमें क्या ऐसे पहचान निकले, अच्छा उसकी वो एक धागा जो ऐसे निकल रहा था ना बंधा हुआ, वो था। और एक उसकी जो एक स्लाइड का कोना टूटा हुआ था ना, वो जो था वो टैपवर्म था। ऐसे पहचानते हैं क्योंकि भाई उससे तो अच्छा डायग्राम देख लो, उसको देख लो कि कैसा दिख रहा है वो, ये याद रखो। और हम तो क्या करते थे, जो भी हमारी प्रैक्टिकल बुक थी, जो मेरा था कि हमने स्पेसिमेन देखा, मतलब वो भी स्लाइड भी दिखाते थे, स्लाइड और सामने जो रखा हुआ है, तो मैं उसका एक रफ डायग्राम जो बुक में डायग्राम है उसके पास ही बना देती थी कि मेरे को ऐसा दिखा था माइक्रोस्कोप में। क्योंकि जनरली वो वैसा दिखता नहीं है जैसा बुक में होता है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है। तो फिर हम उसको वहाँ पे ड्रॉ कर लेते थे ताकि हमें आइडिया हो कि अच्छा ऐसा है लैब में, इसकी दिखाने के दांत और हैं और खाने के और हैं, ये हमें पता चले। तो भाई ये स्पेसिमेन अगर आपको दे दें तो वहाँ पे भी स्पॉटिंग में भी ऐसा ही होता है, आपको खड़ा कर देते हैं, 2 मिनट दे देते हैं, घंटी बजा देते हैं, बोलते हैं एक एक टेबल आपको क्रॉस करनी है, पहचानना है, उसका वर्गीकरण लिखना है। हालांकि ये वर्गीकरण बीएससी में लिखने को बोलते हैं, 11th-12th में तो 1-2 वर्गीकरण मेन बोलते हैं कि संघ क्या है, क्योंकि इतना डिटेल में आपको वर्गीकरण पढ़ाया भी नहीं है। आपको सिर्फ उसका फाइलम कौन सा है, उसकी क्लास कौन सी है, उसका नाम, साइंटिफिक नेम लिखने को बोल देते हैं और 5 या 4-5 सामान्य लक्षण लिखने को दे देते हैं। तो वो आपको लिखने और वो 2-3 मिनट में 6-7 स्पेसिमेन करने होते हैं। तो इतनी स्पीड भी बढ़ानी होती है और डायग्राम तो ऐसा रफ जल्दी ड्रॉ करना पड़ता है, प्लस उसको लेबल भी करना होता है। इस 2 मिनट में 5-6 स्पेसिमेन, बहुत छोटा टाइम है। आजकल तो पता नहीं कितना देते हैं, पर बड़ा ही
प्रैक्टिस का काम होता था, मजा भी आता था बहुत। कोशिकाएं या क्या करना है सबसे पहले आपको, कैसे पहचानेंगे अगर आपको कोई नमूना दे दे तो पहले आप उसको देखेंगे। हालांकि ये हम स्पॉटिंग में नहीं देखते, ये हमको वैसे पूछ रहा है कि आपको कोई ऐसी अनजान चीज लाकर दे दी है जिसके बारे में आपको नहीं पता है, तब क्या करेंगे आप। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, मतलब उसमें एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। उसके बाद उसकी कोशिका है तो कौन से प्रकार की है, यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है। उसके बाद शरीर सम्मिति देखेंगे कि वो रेडियल अरीय सम्मिति है, द्विपार्श्व सम्मिति है, जो हम इस चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि क्या क्राइटेरिया लगाते हैं हम जब वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। और हमने वो की भी पढ़ी थी, आपको याद हो चैप्टर 1 में कि की कैसे काम करती है। की इन्हीं बेसिस पे काम करती है कि भाई एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, फिर मल्टी सेल्यूलर है या यूनिसेल्यूलर, प्रोकैरियोटिक। याद है आपको चैप्टर 1 की पढ़ी थी हमने, वही वैसा ही यहाँ पे काम हो रहा है। तो हम ये सारी चीजें यूज करते हैं कि उसकी देह गुहा कैसी है, प्रगुही है, अग्रुही है, कूट गुहा है, उसमें खंडी भवन कैसा है, सही खंडी भवन सेगमेंटेशन है या नहीं है, शरीर की योजना कैसी है, मतलब कोशिकीय प्रकार का है, ऑर्गन अंग प्रकार का है, अंग तंत्र प्रकार का है, जो हम इस चैप्टर में पढ़ के आए हैं वो सारी। जनन स्तर कितने हैं, द्विस्तरीय है, त्रिस्तरीय है, चतुर्स्तरीय है, ये सब चतुर तो होते ही नहीं है, त्रिस्तरीय है। तो बताओ कि ये कौन सा एनिमल, हम इसको कहाँ रखें। तो ये सारी चीजें जो हैं वो देखकर, जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ी भी थी कि इनके क्राइटेरिया के हिसाब से हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो यही आपको लिखना है और कुछ नहीं लिखना। छोटे 1 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना ही लिखना है, बड़ा होगा तो फिर आप इन सबको डिटेल में बताएंगे, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में लेक्चर 1 में किया था, लेक्चर 1 और 2 में। उसके बाद है अंतःकोशिकीय पाचन और बहुकोशिकीय पाचन में विभेद करें। ये एक क्वेश्चन दे रखा है और ये हमने किया है, लेकिन वही एक टॉपिक बना के नहीं किया इसको, तो समझा देते हैं आपको क्या है। अंतःकोशिकीय पाचन और बहुकोशिकीय पाचन में क्या अंतर है कि इंटरसेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर। देखो नाम में ही परिभाषा है। अंतःकोशिकीय पाचन, अगर कोई पाचन या डाइजेशन जो है वो किसी कोशिका के अंदर हो रहा है, मतलब खाने का वो जो पार्टिकल है वो कोशिका के अंदर जाता है और वहां पे उसका डाइजेशन हो रहा है, जैसा कि हमने किस में देखा हुआ है, अमीबा में देखा हुआ है आपने। अमीबा क्या करता है, बाहर से फूड को ग्रहण कर लेता है, फिर अंदर उसके खाद्य धानी होती है, वो खाद्य धानी में खाना चला जाता है, पच जाता है और फिर खाना जो है वो कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाता है, बाकी सारा वेस्ट जो है वो बाहर निकल दिया जाता है। तो ये कोशिका के अंदर हो रहा है सब कुछ काम, पाचन की प्रक्रिया। तो ऐसे पाचन को हम क्या बोल देंगे, अंतःकोशिकीय पाचन, इंटरसेल्यूलर पाचन, ठीक है, इंटरसेल्यूलर डाइजेशन। अब अगर यही पाचन बाहरी कोशिकीय हो, मतलब ये मान लो कोशिका है और ये कोशिका कुछ ऐसा सिक्रीट कर रही है, ये मान लो खाने का पार्टिकल है येलो वाला, ठीक है, ये खाने का पार्टिकल है, ये व्हाइट बना देती हूं मैं। तो ये खाने का पार्टिकल है और ये कोशिका है। तो अब क्या है कि ये कोशिका कुछ ऐसे इस पे बौछार कर रही है, कुछ ऐसा सिक्रीट कर रही है कि खाना अपने आप बाहर पड़ा पड़ा ही डाइजेस्ट हो जाए, उसको अंदर लेने की जरूरत ही नहीं पड़े। और डाइजेस्ट होने के बाद जो भी खाने से न्यूट्रिशन निकले हैं, पोषक तत्व निकले हैं, वो कोशिका अपने अंदर अवशोषित कर ले। तो ऐसा अगर कोई पाचन होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, बाहरी कोशिकीय पाचन। अब जरा बताऊं इसके एग्जाम्पल कौन से होंगे। ये तो मैंने बता ही दिया, अमीबा, जो छोटे लोअर कैटेगरी के एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, खाना अंदर ले लेते हैं अमीबा की तरह और उसको अंदर ही डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन हमारी अगर हम बात करें जो हायर कैटेगरी के एनिमल है, हम में एक आहार नाल है, सभी में आहार नाल में क्या होता है, जूसेस सिक्रीट होते हैं, पाचन तंत्र पढ़ा है सभी ने क्लास 10th में, है ना, ह्यूमंस का तो पढ़ा ही है। तो क्या होता है, हम खाना खाते हैं, फिर उस पर बहुत सारे एंजाइम्स कोशिका से बाहर निकलते हैं ना, आमाशय में अलग निकलता है, पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, ये बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं और वो फिर खाने को पचाते हैं। और फिर खाना जब पच जाता है तो उसके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट कोशिका क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, खाने को अंदर नहीं लेती, पचे हुए पोषक पदार्थों को अंदर लेती है। तो ये ऐसा वाला सीन हो गया कुछ, ठीक है। तो ऐसे को हम क्या बोल देंगे, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, यानी कि बाहरी पाचन। तो समझ में आ गई कि आप कौन से हैं, बाहरी कोशिकीय पाचन वाले हैं। कोशिका के अंदर होने वाला पाचन अंतःकोशिकीय पाचन कहलाता है। इनमें क्या होगा, या तो खाद्य धानी होगी अगर अमीबा की बात करें, और अगर छोटे
दूसरे एनिमल्स की बात करें तो एक और क्या चीज होती है, लाइसोसोम होता है जो कोशिका के अंदर ही होता है ना। तो खाना जैसे ही आता है तो लाइसोसोम उसको अपने अंदर ले लेता है। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम्स होते हैं जो उस खाने को डाइजेस्ट कर देते हैं। फिर सारा खाना जो पोषक पदार्थ है वो कोशिका द्रव्य में विस्तृत हो जाते हैं, वेस्ट मटेरियल कोशिका से बाहर निकल जाता है। ठीक है, कोशिका के पाचन में मदद करता है। पाचन के बाद खाद्य पदार्थ कोशिका द्रव्य में विस्तृत हो जाता है। जैसे प्रोटोजोआ, मैंने एग्जाम्पल दिया अमीबा, और पॉरीफेरा संघ जो हम पढ़ के आए हैं, बहुत लोअर कैटेगरी के हैं। इनमें क्या है, पॉरीफेरा में भी ऐसा ही हुआ था। पॉरीफेरा में वो कोएनोसाइट्स कोशिकाएं पढ़ी थी ना हमने, कलश कोशिकाएं, वो क्या करती है, खाने को अंदर ले लेती है, अंदर ही पचाती है और फिर सेम ऐसी ही कहानी करती है। ठीक है, तो ये क्या है, अंतःकोशिकीय पाचन। ये हम हैं, प्यारे एनिमल, एडवांस एनिमल। इसमें भोजन का पाचन कोशिकाओं से बाहर आहार नाल में होता है। ठीक है, हमारे जैसे स्टमक है, हमारा स्टमक है ये, इसमें क्या होता है, जब खाना आता है तो स्टमक किसका बना हुआ है, स्टमक कोशिकाओं का बना हुआ है। लेकिन क्या ये खाना उन कोशिका के अंदर जा रहा है, नहीं जा रहा। कोशिकाएं कुछ सिक्रीट करती है, कुछ जूसेस सिक्रीट करती है, पाचक एंजाइम सिक्रीट करती है। ये पाचक एंजाइम उस खाने को पचा लेते हैं और उसके बाद जो पची हुई चीजें हैं यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये कोशिका सिर्फ अवशोषित करती है, बाहर पचा के फिर अवशोषित करती है, अपने अंदर नहीं पचाती। ये तो पचा भी अंदर रहा है और फिर क्या कर रहा है, कोशिका द्रव्य में विसर्जित कर देता है, तथा पचे हुए भोजन का अवशोषण करती है। समझ में आई बात? ठीक है, यहाँ पे अवशोषण जैसी कोई चीज नहीं है, यहाँ तो विसरित हो रहा है, कोशिका द्रव्य के अंदर ही रहता है तो वहीं विसरित हो जाता है, कोशिकाओं द्वारा होता है, अर्थात एंजाइम कोशिका से बाहर अपना कार्य करता है। उदाहरण के लिए एस्केलमेंथिस जो हम पढ़कर आए हैं, एनेलिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, हेमिकोर्डेटा और कॉर्डेटा संघ, ये सारे एडवांस एनिमल हैं जिनमें बाहरी कोशिकीय पाचन पाया जाता है। अब आपको आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। चलिए, फिर है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिवर्धन में क्या अंतर है। ये भी मैंने जब जब आया है तब तब पढ़ाया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, है ना। क्या बताया था मैंने कि अगर कोई जीव है, जैसे मैं इंसान हूं और मेरा जो बच्चा है वो कैसा दिखेगा, आप उस बच्चे को देख के बता सकते हो ना कि ये इंसान का बच्चा है, बता सकते हो। गाय है, गाय का कोई बच्चा है तो आप उसको देखकर बता सकते हो कि हाँ ये गाय का बच्चा है। क्यों? क्योंकि उसका जो भ्रूण है या उसका जो अवयस्क प्राणी है, भाई हमको एडल्ट बोलते हैं, वयस्क बोलते हैं, तो उसको मैं अवयस्क बोल सकती हूँ या भ्रूण बोल सकती हूँ। तो अगर भ्रूण जो है वो वयस्क के समान दिखता है टोटली, ठीक है, जब वो पैदा होता है तब से लेकर वयस्क अवस्था तक वो वयस्क के समान दिखाई देता है, तो उसे हम बोलते हैं प्रत्यक्ष। यानी कि आप प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्टली आप देख के बता सकते हैं, आपको ज्यादा कोई सर्च करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा, डायरेक्टली बता दिया अरे ये तो इंसान का बच्चा है, आपने डायरेक्टली देखा और बता दिया अरे ये तो बिल्ली का बच्चा है। उसी तरह अगर मैं आपके सामने एक ऐसी चीज बना दूं, ये है ना, अब मैं बोलूं यार ये किसका बच्चा है जरा बताओ तो आपको क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी कि पहले आप देखोगे अच्छा गिल्स है, नी है, किसके जैसा हो सकता है ये, है ना। और ये देखो ऐसा बना दूं मैं थोड़ा, ये ऐसा, तो पहचान पाओगे किसका बच्चा है? नहीं पहचान पाओगे। अब मैंने बनाया है इसलिए मुझे पता है कि ये मच्छर का बच्चा है, लेकिन आपको नहीं पता कि ये मच्छर का लार्वा है। तो ऐसे जिसमें जो बच्चा है या भ्रूण है वो वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई देता है, मतलब अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट वे में आप नहीं बता सकते कि ये मच्छर का है या ये टेडपोल है या मछली का बच्चा है। तो ऐसे को हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष परिवर्धन। और प्रत्यक्ष तो भाई सीधा सा याद हो जाएगा, डायरेक्ट, प्रत्यक्ष देख के बता सकते हो, अप्रत्यक्ष में देखकर नहीं बता सकते कि किसका बच्चा है। तो यही, अब इसको लिखना कैसे है। प्रत्यक्ष परिवर्धन में निषेचित अंडे से निकला हुआ शिशु अपने जनको जैसा दिखाई देता है। ठीक है, यही मैंने कहा कि मानव का बच्चा है तो मानवों जैसा दिखाई देगा, बिल्ली का बच्चा है तो बिल्ली, उसका जनक मतलब उसके पेरेंट्स जैसा दिखाई देगा। इधर क्या कहानी है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन में निषेचित अंडे से निकला। अब निषेचित अंडा तो समझ गए ना भाई, नर व मादा मिले
तो उनका निषेचन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है। तो अंडे से निकला हो या डायरेक्ट बच्चा हो, भाई अब यहाँ पे आप ऐसे मत बोलना कि हमारे तो अंडे से नहीं निकलते, तो वो जस्ट एक कॉमन चीज है इसीलिए, है ना। हम में तो भाई बच्चे होते हैं डायरेक्ट, या कुत्ते बिल्ली में तो डायरेक्ट बच्चे होते हैं। ये सिर्फ बताने का तरीका है, ठीक है। आप भ्रूण भी लिख सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, जैसे मैंने बोला। तो अप्रत्यक्ष परिवर्तन में निषेचित अंडे से निकला हुआ शिशु अपने जनकों से पूर्णतः भिन्न होता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी कहा कि मैं अगर ये ऐसे 2 पूंछ वाला बनाऊं तो आपको नहीं पता है कि ये मच्छर का बच्चा है, मच्छर के लार्वा ऐसे दिखते हैं। तो अब क्या है कि उसको कोई नाम देना पड़ेगा, तो इसको तो हम क्या बोल देते हैं, शिशु बोल देते हैं कि ये मानव का शिशु है। ये इनमें लार्वा जैसी कोई अवस्था नहीं हो पाई जाती, क्योंकि इनमें सीधा सा बच्चा है, हम बोल देते हैं ये मानव का बच्चा है, ये बिल्ली का बच्चा है, ये कुत्ते का बच्चा है, ये शिशु है, या शिशु बोल देते हैं। जैसे कि केचुए में, केचुए का बच्चा केचुए जैसा दिखाई देगा, जोक का बच्चा जोक जैसा दिखाई देगा। जोक मतलब लीच, जो चिपक जाता है, हमने पढ़ा है ना चैप्टर में। तितली का बच्चा देखो, तितली का बच्चे में, अब ये तितली यहाँ पे दिया है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, उसको यहाँ से या तो हटाई दो, लेकिन फिर समझ लो कि तितली, हर तितली का बच्चा तितली जैसा नहीं दिखता। कुछ स्पीशीज रहती है जिसमें लार्वा पाया जाता है, तो थोड़ा सा ये जो है हेडेक वाली बात हो जाएगी आपके समझने के लिए। तो आप चाहे इसको हटा के मानव लिख दो, ठीक है। चलिए, वयस्क बनने से पूर्व लार्वा अवस्था पाई जाती है। अब जो इसका बच्चा बनता है उसको क्या बोलेंगे, उसको बच्चा नहीं बोल सकते, उसको क्या बोल, एक नाम देना पड़ेगा। तो हम क्या कह देते हैं कि वो लार्वा है उसका, ठीक है। अवयस्क को अवस्था पाई जाती है। लार्वा वयस्क से पूर्णतः भिन्न होता है, मतलब आप देखकर नहीं पहचान सकते। दूसरा कौन कौन है, देखो टैपवर्म यानी कि फीताकृमि, जिसको हमने टैपवर्म जो है वो टीनिया सोलियम नाम दिया था। मेंढक, अभी मैंने कहा ये मेंढक का बच्चा है। मच्छर में भी लार्वा होते हैं, तो आप ये नाम दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए अब, परजीवी प्लेटीहेल्मिन्थेस के विशेष लक्षण बताइए। अब प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो हमने लक्षण लिखे थे और साथ साथ में बताया था कि क्योंकि ये हमारे अंदर रहते हैं बहुत सारे परजीवी इनमें से, तो उनमें कुछ अडेप्टेशंस होते हैं, कुछ अनुकूलन होते हैं जो अंदर रहने के लिए उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। तो उसको एक बार हम यहाँ ले लेते हैं। वैसे जितने भी प्लेटीहेल्मिन्थेस के आपने लक्षण लिखे हैं वो सारे इसमें लिखने, पर थोड़ा सा उसको शॉर्ट करके लिखेंगे। क्या लक्षण है प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो उन्हें क्या करने में, परजीवी क्या होते हैं, चलो ये एक बार फिर से समझ लो। ऐसे जीव, परजीवी ऐसे जीव जो दूसरों पर जीते हैं, दूसरों के भरोसे जीते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। जैसे हमारे अंदर जो बैक्टीरिया रहता है, हमारे अंदर जो वायरस रहता है ना, जुएं रहती है, जुएं समझते हैं ना, खुजली करते हैं, जो लीच होती है ना, जोक होता है, ये खुद का खाना खुद नहीं, ये हम किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं, है ना। आपका खून चूसेंगे, मच्छर आपका खून चूसेंगे, मैं आपका खून चूसूंगी, तो क्या मैं परजीवी हूँ? हाँ बताओ जल्दी से, परजीवी हूँ क्या? हाँ मैं परजीवी हूँ, क्योंकि मैं आपका खून चूसती हूँ, ठीक है। तो ये जो है वो परजीवी होते हैं। तो इसमें हमने बहुत सारे पढ़े, देखो आपने टैपवर्म पढ़ा, है ना, आपने जो है लिवर फ्लूक पढ़ा, उसके बाद आपने एस्केरिस पढ़ा, वो भी इंसानों के इंटेस्टाइन में रहता है। मच्छर हैं, जुए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए, ये सब परजीवी है। लेकिन हमसे कौन से पूछे हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस के पूछे हैं, यानी कि वही फीताकृमि जिसको हम टैपवर्म कहते हैं, टीनिया सोलियम। उसके बाद हमसे लिवर फ्लूक के बारे में बताना है, जो मैंने आपको ऐसे बता के बताया है बहुत बार, लीवर फ्लूक, है ना, ये जिसको फ्लैटवर्म बोलते हैं, फैशियोला हिपेटिका जिसका साइंटिफिक नेम है। तो इनके बताने हैं हमें, चपटे वाले कृमि, प्लेटीहेल्मिन्थेस मतलब चपटे वाले। इनमें स्वयं का पाचन तंत्र नहीं होता, यह अपनी देह भित्ति के द्वारा पोषक के शरीर से भोजन का अवशोषण करते हैं। इनका कोई पाचन तंत्र जरूरी भी नहीं है, इनको पाचन करना ही नहीं है, ये तो डायरेक्ट हमारा खाना चूस रहे हैं, हम जो डाइजेस्ट कर रहे हैं उसी को ले रहे हैं, हमारे इंटेस्टाइन में रहकर, हमारे लिवर में रहकर, हमारे ब्रेन में रहकर, कुछ तो ब्रेन में भी रहते हैं, ठीक है, तो वहां पे रहकर, तो इनको कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, बड़ी संख्या में निषेचित अंडे पैदा करते हैं, इनकी जो जनन करने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आपके पेट में रह रहे हैं, जब आप फ्रेश होने जाएंगे
पॉटी करेंगे, सुसु करेंगे, तो हो सकता है ये वहाँ निकल जाए। तो निकल जाए तो इनको क्या करना पड़ेगा, अपनी जनसंख्या को बचाने के लिए क्या करते हैं, अंडे बहुत देते हैं कि भाई 2 4 6 बार भी निकल जाए तो कुछ तो मेरे पास रहेगा आगे की जनरेशन को बनाने के लिए। तो अंडे बहुत संख्या में, जितने भी परजीवी, खाली प्लेटीहेल्मिन्थिस नहीं, आप जितने भी पढ़ोगे, जुए एक रात अगर आपके सर में रह जाएंगी तो कितनी हो जाती है, बोलते हैं ना बहुत डबल ट्रिपल चौबल हो जाती है, 1 की 100 हो जाती है, ऐसे बोलते हैं, मैंने तो सुना है। ठीक है, तो यहाँ के हालांकि हम प्लेटीहेल्मिन्थिस की बात कर रहे हैं, और जुए जो लीच है, जो लाइस है, वो तो ऑर्थोपोडा की मेंबर है, लेकिन वो परजीवी भी होती है। तो एग्जाम्पल देती है कि बहुत अंडे देते हैं। ठीक है, इनमें अवायवीय श्वसन की क्षमता होती है प्लेटीहेल्मिन्थिस की अगर हम बात करें तो। ठीक है, कि प्लेटीहेल्मिन्थिस जनरली कहाँ रहते हैं, मनुष्यों या पिग, सुअर के या भेड़ों के शरीर में रहते हैं, अंदर रहते हैं। तो भाई अंदर तो ऑक्सीजन मिलना थोड़ा सा मुश्किल काम है। ठीक है, तो वहां पे क्या करते हैं वो अनऑक्सी, यानी कि कैसा करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ऐसा करते हैं श्वसन। पुनर्जनन यानी रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। वही मैंने कहा, शरीर में रह रहे हैं, शरीर में हमारे जो इंटेस्टाइन में रहते हैं, तो आपको पता है कि वहाँ पे HCl भी सिक्रीट होता है, बहुत सारे एंजाइम भी सिक्रीट होते हैं जो बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि मान लो ये जो टैपवर्म है, टैपवर्म आपको याद आ रहा हो, ऐसा बनाया था, मैंने कहा था बहुत लंबा होता है, 2-4 मीटर का होता है ये। मान लो इसका ये पार्ट टूट के कट गया तो क्या होगा, अब इसके हो सकता है नीचे वाले पार्ट में इसके जनन अंग हो, हमने पढ़ा था ना कि ये खंडों में विभाजित होते हैं, तो ऊपर, या इसका मुंह ही हो, मान लो कि ये मुंह था और ये अलग होके क्या हो गया, कट गया, तो अब ये खाएगा पिएगा किससे, तो ये क्या करता है, वापस से अपना मुंह बना लेता है। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। हालांकि आपने पढ़ा हुआ है, तो इनमें रीजनरेशन की पावर बहुत होती है। ये फैसियोला हिपेटिका में भी होती है, फीताक्रमी में भी होती है, सब में होती है। टैपवर्म जो अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, फीताक्रमी, जिसका साइंटिफिक नेम अभी मैं 2-3 बार बोल चुकी हूँ, टीनिया सोलियम जिसको हम कहते हैं, में पोषक के शरीर में चिपकने हेतु चूषक होते हैं, सकर्स। जब हमने प्लेटीहेल्मिन्थिस पढ़ा था, मैंने कहा था इसके यहाँ पे सकर होते हैं, नीचे भी एक सकर होता है, और प्लेटीहेल्मिन्थिस के मैंने कहा था 4-5 जोड़ी इसके टीनिया सोलियम के, ऐसा सा कुछ बनाया था, आपको ध्यान हो, ऐसा मुंह था इसका, और मैंने कहा था कि इसके ऐसे साइड में भी सकर्स होते हैं, इधर भी होते हैं, ऊपर भी होते हैं चूषक, ताकि ये हमारी शरीर से चिपक सके। जो खाना निकल रहा है, जो पानी निकल रहा है, जो वेस्ट निकल रहा है, तो ये ऐसे पकड़ के रखता है हमारे इंटेस्टाइन को। कोई पानी बहुत जोर से बह रहा है और ये ऐसे पकड़ के, नहीं मेरे को नहीं जाना, ऐसे। ठीक है, होल्डिंग कैपेसिटी के लिए इनके पास क्या होते हैं, सकर्स होते हैं। प्लस अवशोषित करने के लिए, खाना अवशोषित करने के लिए भी सकर्स जरूरी है। शरीर लंबा, चपटा, परजीवी जीवन के अनुकूल होता है। देखा ही आपने, प्लेटीहेल्मिन्थिस नाम से ही पता है कि शरीर कैसा है इनका, लंबा है और चपटा है और परजीवी जीवन के लिए अनुकूल है। आपको बताया भी था लिवर के अंदर पड़े हुए फैसियोला हिपेटिका बताया था मैंने, फोटोग्राफ बताया था यहाँ पे, नहीं तो प्लेटीहेल्मिन्थिस का फिर से एक बार क्लास ले लो। मछलियों में वायु आशय यानी एयर ब्लैडर की उपस्थिति क्या महत्व बताती है, ये हमने पढ़ा है। जो ऑस्टिक्थिस थे, है ना, हमने मछलियां पढ़ी थी, उसमें 2 पढ़े थे, एक कॉन्ड्रिक्थिस और एक ऑस्टिक्थिस। ऑस्टिक्थिस में मैंने कहा था कि इनमें क्या होते हैं, वायु आशय होते हैं, यानी एयर ब्लैडर होते हैं, जबकि कॉन्ड्रिक्थिस में नहीं होते। वहां पे लिखा हुआ था, आप कैरेक्टर जाकर देख सकते हैं। तो क्या काम आते हैं, तो भाई एयर ब्लैडर है, क्या काम करेंगे, एयर भरी रहेगी, इसमें एयर भरी रहेगी। क्यों भरी रहेगी, क्योंकि इनको क्या करना है, तैरना है पानी में तैरना है, तो बॉडी हल्की करनी पड़ेगी। हल्की कब होगी, जब उसके अंदर हवा जाएगी। ये मैंने एग्जांपल भी दिया है, जब हम स्विमिंग सीखते हैं तो हमें पहले शरीर में ऐसे हवा भराते हैं और बोलते हैं बॉडी को ऊपर लेके आओ, फ्लोट करो इसको। तो वो फ्लोट कब करेगी, जब अंदर हवा रहेगी। तो एयर ब्लैडर वही काम करेगा। दूसरा, किसी किसी मछलियों में ये संतुलन का कार्य भी करता है, लेकिन ये होते किस में है, सिर्फ ऑस्टिक्थिस में, मतलब अस्थिल मछलियों में ही मिलेंगे। ठीक है, कॉन्ड्रिक्थिस में नहीं मिलते, जो अस्थिल मछलियां थी उन्हीं में मिलेंगे। मछलियों में वायु आशय का महत्व क्या क्या है। वायु आशय अस्थिल मछलियों, जो मैंने अभी आपसे कहा बोनी फिशेज में पाए जाते हैं, वायु आशय की भित्ति गैस स्त्रावित करके या गैस को अवशोषित करके, दोनों ही काम करके क्या करती है, हाइड्रोस्टैटिक करती है। हाइड्रोस्टैटिक अंग का मतलब होता है, हाइड्रो का मतलब पानी,
स्टैटिक का मतलब होता है संतुलन और अंग का मतलब ऑर्गन, ठीक है। तो पानी में संतुलन जैसा कुछ अंग बना लेती है ये, मतलब एक तरह का यह क्या है, संतुलित करने का अंग है। किसको? बॉडी को, पानी के अंदर कार्य करती है, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक, पानी संतुलन अंग। इसमें मछलियों का संतुलन बना रहता है, जो मैंने कहा बैलेंस का काम करती है। वायु आशय के प्रभाव से मछलियां जल में निरंतर बिना प्रयास के भी तैरती रहती है और डूबने से बची रहती है। कुछ मछलियों में वायु आशय श्वसन में भी सहायक होते हैं, जो लंग फिश होती है। लंग फिश क्या होती है? लंग फिश में भी ये एयर ब्लैडर्स होते हैं, लेकिन वहां पे उसको लंग्स, क्योंकि वो श्वसन में भी हेल्प करते हैं, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि एक ऐसी मछली जिसमें फेफड़े हैं, जबकि लंग्स तो होते ही नहीं ना मछलियों में, लेकिन इसमें ये एयर ब्लैडर की वजह से ये जो लंग फिश है इसको क्या कहा जाता है कि ये लंग फिश है, इसके अंदर लंग्स है। तो कई बार श्वसन में भी सहायक होती है, क्योंकि इसमें ये क्या करती है, श्वसन का भी काम करते हैं ये जो एयर ब्लैडर्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल आपको बताइए भाई, अस्थिल मछलियों के जो हमने एग्जाम्पल देखे थे वो यहाँ पर लिख लेंगे। क्या देखे थे? तो ये क्लास देखिए, अभी आने वाले हैं नीचे, लेकिन तब तक आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि क्या थे अस्थिल मछलियों और कॉन्ड्रिक्थिस के एग्जाम्पल। पक्षियों में उड़ने हेतु क्या क्या रूपांतरण होते हैं? भाई ये भी मैंने बात कही थी, हमने जब शुरू किया था वो एविस वाला, तो शुरू ही ऐसे किया था कि क्यों पक्षी उड़ पाते हैं, आइए देखें। तो वही जो पक्षियों में हमने कैरेक्टर लिखे थे उसी को थोड़ा शॉर्ट बना के, डिपेंड करता है कितने नंबर में पूछा है तो उस हिसाब से हम लिख सकते हैं। तो पक्षियों में उड़ने के लिए रूपांतरण, पक्षियों में वायुवीय जीवन के लिए निम्न विशेष अनुकूलन पाए जाते हैं। पहला, अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होते हैं। ये बात हम कर चुके हैं कि उनके जो फोरलिम्स हैं वो किस में बदल जाते हैं, पंखों में। फेदर्स मत लिखना, ठीक है, ये मैं क्लास में बता चुकी हूँ। धारा रेखित शरीर होता है, मतलब वही नौकाकार शरीर होता है, आगे और पीछे से नुकीला, बीच में से मोटा। कबूतर देखा था हमने एक एग्जाम्पल। उसके बाद शरीर को हल्का बनाने हेतु अस्थियां खोखली होती है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था। शरीर में वजन कम करने हेतु निम्नलिखित अनुकूलन भी होते हैं। वहां पे मैंने एक दो ऐड भी करवाए थे, उनको यहाँ पे वापस लिख दिया है, जिसने वहां पे ऐड नहीं किए थे वो फिर से ऐड कर ले। सबसे पहला, मूत्राशय नहीं पाया जाता। मैंने कहा था इनमें जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, जिसमें यूरिन इकट्ठा होता है, हमें ही होता है ना मूत्राशय, यूरिन इकट्ठा होता है, फिर हमें लगता है अच्छा यूरिनरी ब्लैडर भर गया है, तो हमारे ब्रेन में सिग्नल जाता है कि टॉयलेट आ रही है, फिर हम टॉयलेट करके आते हैं। तो इनमें मूत्राशय नहीं होता, क्यों? हल्का रखना है बॉडी को, है ना। बहुत सारे ऑर्गन्स गायब कर दिए। सिर्फ एक अंडाशय होता है, ये भी मैंने क्लास में अलग से लिखवाया था कि एक अंडाशय होता है। जो जनरली जो है वो 2 अंडाशय होते हैं, हमें भी 2 हैं, लेकिन इसमें क्या है, एक अंडाशय है, मतलब सिर्फ एक ओवरी है। डायफ्राम नहीं होता, ये भी आप ऐड कर सकते हैं, वहां पे ऐड करा हुआ है। इसमें से देखो 2-3 आप उसमें से ले लेना, 2-3 और यहाँ पे ऐड कर दिए ताकि सब मिला के एक अच्छा सा आपके पास तैयार हो जाए। डायफ्राम वाली चीज मैंने इसमें नहीं लिखी है, पर वहां पे हमने लिखी थी। फिर क्या है, शरीर परों से ढका रहता है, जिसके बीच हवा भरी रहती है। दांत अनुपस्थित होते हैं, ये बात हमने बोली थी कि कहाँ अनुपस्थित होते हैं, जो इनकी चोंच होती है उसमें दांत नहीं होते, क्योंकि क्या करना है, वजन हल्का करना है। चोंच भी एक तरह का स्ट्रीमलाइन ही लेके आ रही है। परों से ढका होता है, बॉडी जो है वो किससे ढकी रहती है, फेदर्स से ढकी रहती है। मैंने आपको बताया था बहुत सारे टाइप के फेदर्स होते हैं, डाउन फेदर, सॉफ्ट फेदर्स, है ना, इस तरह के। सीने की जो पसलियां हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था, एक तो ये बात नीचे आ ही रही है कि इनका जो स्टर्नम होता है वो कुछ ऐसा होता है वाई शेप का, और फिर उससे बहुत सारी ऐसी पसलियां जुड़ी रहती है, और ये पसलियां बहुत मजबूत होती है, खास करके पंखों की पसलियां, क्योंकि ज्यादा तो काम उन्हीं को करना है। तो जो सीने की, एक तो चेस्ट की, क्योंकि भाई देखो ये वाली चीज हिलेगी तो चेस्ट भी तो हिलेगा। चेस्ट प्लस पंखों की जो पेशियां हैं वो अत्यधिक विकसित होती है। नाम भी बताया था मैंने, सुप्रा कोरेकोइडल और मेजर, पेक्टोरल माइनर, पेक्टोरल मेजर, ऐसी बहुत सारी पेशियां होती हैं जो हमें याद नहीं रखना है। हवा में दूर से ही भोजन की तलाश हेतु दृष्टि संवेदन अधिक विकसित हो जाता है। ये वहां नहीं था, वही 2-4 चीजें जो वहां नहीं लिखी हुई थी, मैंने ओरली बोल दी थी, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है इस वाले में, और फिर आप वहां से भी थोड़ी थोड़ी ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको वो चील का एग्जाम्पल दिया था, है ना, गिद्ध का एग्जाम्पल दिया था कि वो काफी हाइट से जो है वो देख पाते हैं कि नीचे कोई मरा हुआ
जानवर तो, क्योंकि वो बहुत ऊंचे उड़ते हैं। स्टर्नम जो है वो वाय आकार का होता है, ये बात अभी भी बताई और पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। और भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, हमने क्लास में किए हैं। अंडजनक तथा जरायुज द्वारा उत्पन्न अंडे व बच्चे संख्या में बराबर होते हैं, यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो भी क्यों। तो ये इसका एग्जाम्पल अभी हम जस्ट देख कर आए हैं जब हमने प्लेटीहेल्मिन्थिस की बात की, कि जो प्लेटीहेल्मिन्थिस है और जो परजीवी होते हैं जनरली वो बहुत ज्यादा संख्या में अंडे देते हैं। तो ये पूछ रहा है कि जो अंड प्रजनक होते हैं, मतलब कि जो ओवीपेरस होते हैं, ओवीपेरस समझ गए ना, जो जो अंडे देते हैं, और जरायुज किसको कहते हैं, जरायुज उनको कहते हैं जो विविपेरस होते हैं, जो क्या करते हैं, डायरेक्ट बच्चे जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते, जैसे हम इंसान, गाय, भैंस, बकरी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो लोग अंडे देते हैं वो ज्यादा संख्या में अंडे देते हैं, लेकिन जो बच्चे डायरेक्ट देते हैं उनमें बच्चों की संख्या, जैसे इंसानों में तो एक बार में एक ही बच्चा होता है ना, कई बार भाई रेयरली चांसेस में 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन जनरल अगर हम बात करें तो एक ही होता है। गाय में भी एक बार में एक ही बच्चा होता है ना, और कुत्ता देख लो उसमें 2-4 हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है, लेकिन आप अंडे देने वालों में देखो कि जुए, अभी मैंने आपसे कहा कितने सारे, एक बार में 100-200 अंडे दे देती है। सांप एक बार में 100-200 अंडे दे देता है। मेंढक करोड़ों संख्या में दे देता है एक बार में, मतलब गुच्छा सा, मैंने आपको फोटोग्राफ बताया था, आपको याद है, उसके पीछे चिपके हुए थे। तो एक बार में बहुत सारे अंडे दे देता है। तो ये अंडे देने वाले इतनी संख्या में अंडे क्यों देते हैं, और बच्चे देने वाले कम संख्या में बच्चे क्यों पैदा करते हैं, इसका क्या रीजन है। तो भाई सिंपल सा रीजन है, उनको तो अंडे देने हैं और बाहर निकालना है। अंडे दिए, बाहर निकाल लिए, या निषेचन कर दिया, बाहर निकाल लिया, उनको अंदर लेके थोड़ी चलना है। और फिर जो अंडा होता है, उनके जो अंडे होते हैं उसी में सारी पोषक सामग्री होती है। मुर्गी का अंडा देखा है ना, मुर्गी के अंडे में क्या होता है कि येलो पार्ट होता है, एक वाइट पार्ट होता है। ये क्या है, ये येलो और वाइट, ये पोषक पदार्थ है जो भ्रूण विकसित हो रहा है अंदर, उसको धीरे धीरे पोषित करते रहेंगे जब तक कि वो शेल से बाहर नहीं आ जाता। तो अंडे जो होते हैं उनमें पहले से पोषक पदार्थ उपस्थित होता है, ठीक है। तो वो उनको पोषण मिलता रहता है। भाई उसमें मम्मी का तो कोई योगदान ही नहीं है, वो तो अंडे दे के निकल लेती है या बैठी भी रहती है, तो उसको कोई पोषण तो देना नहीं है जब तक बाहर निकले। तो अंडे तो कितनी भी संख्या में दिए जाए, बाहर रखने प्लस उसको पोषण भी नहीं देना है, अपने आप जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा उसको पोषण मिलता रहेगा। लेकिन जो बच्चे देते हैं, अब बच्चे देते हैं तो वो अपने अंदर बच्चे रखेंगे। एक बार में कितने बच्चे रखोगे, है ना। आपकी साइज देख लो, गाय की देख लो, कुत्ते की देख लो, हाथी की देख लो। हाथी की भी देखोगे तो हाथी भी एक बार में 2 बच्चे दे सकता है, 3 बच्चे दे सकता है, ज्यादा थोड़ी दे सकता है। तो उसको स्पेस, एक तो जगह कम पड़ेगी, प्लस उसको पोषण देना है। जो बच्चे देते हैं वो क्या करते हैं, प्लेसेंटा के माध्यम से, यानी कि उनके जो बच्चे हैं वो किससे जुड़े होते हैं, मम्मी के पेट से जुड़े होते हैं ना। सारा पोषण कहाँ से लेते हैं, मम्मी से लेते हैं। तो भाई मम्मी एक है, एक जितना ही खाना खा सकती है, ज्यादा से ज्यादा 2 जितना खाना खा सकती है, कि एक अपना और एक बच्चे का। अगर उसके पेट में मान लो 10 बच्चे होंगे तो वो कितना खाना खाएगी और सबको कैसे पोषण मिलेगा, क्या वो उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। फिर तो वो खाना तो वो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 का खा सकती है, बच्चे 10 हैं जो उससे पोषण खींच रहे हैं, तो भाई पोषण की कमी हो जाएगी। तो इसीलिए प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि अंडे तो बहुत देने वाले दे देते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो संख्या में कम दिए जाते हैं, ठीक है। दूसरा एक हमने, अगर आपको ध्यान है तो ये भी पढ़ा हो आपने कि देखो जो अंडे देते हैं ना उनमें बाहर दिए जाते हैं जनरली अंडे, तो उनमें से सारे अंडों से बच्चे नहीं निकल पाते, या तो कोई दुश्मन उनको खा जाता है ना, शिकारी, या वो खुद ब खुद मर जाते हैं, सारे अंडों से बच्चे भी नहीं निकलते। तो भाई बाहर जो वातावरण है उसके हिसाब से मरने की जो संख्या है वो ज्यादा है, तो फिर वो जो जीव है वो उस हिसाब से अंडे देता है कि 2-4 अगर मर भी जाएं तो मेरी संतति जो है वो चलती रहे। लेकिन जो बच्चे देते हैं वो तो अपने बच्चे की केयर करके चलेंगे कि मेरे अंदर मेरा बच्चा है, तो वो अच्छे से उसको केयर करेंगे, उसको संभाल के रखते हैं, तो उसके जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा होते हैं, है ना। ये भी एक कारण है। अंडे छोटे होते हैं, अंडों में परिवर्धन मुख्यतः जंतु के शरीर के बाहर होता है, जो मैंने अभी कहा। अंडे बड़ी संख्या में दे दिए जाते हैं क्योंकि बाहर देने हैं, भाई बाहर ही रहेंगे। शिशु जन्म देने वाले जंतुओं में शिशु का विकास शरीर के अंदर होता है, जगह कम है शरीर के अंदर,
ठीक है, तो 1 या 2 बच्चे रख सकता है। युग्मनज से भ्रूण व शिशु बनने तक उसका आकार काफी बड़ा हो जाता है। युग्मनज कैसा होता है? इतना सा युग्मनज, जिसको हम जाइगोट कहते हैं, निषेचन के बाद। इस युग्मनज से एक इंसान की अगर बात करें तो ऐसा कुछ बेबी बनने वाला है। ये तो अविकसित है अभी भी, लेकिन आपने देखा हो कि जो बेबी निकलता है वो काफी बड़ा होता है ना शरीर में। तो भाई इस युग्मनज से इतना बड़ा बेबी बनना है तो उसको जगह तो चाहिए। अंडा तो इतना सा है भाई, मुर्गी का अंडा कितना सा होगा इतना, और सांप और मेंढक के तो वो और ही छोटे से होते हैं, तो जगह की भी थोड़ी सी दिक्कत है। अतः केवल कुछ ही शिशु शरीर के अंदर विकसित हो पाते हैं। और एक चीज क्या ले सकते हैं, पोषण की बात लिख सकते हैं कि क्योंकि अंडों में पोषण पहले से उपस्थित होता है, जबकि जरायुज में, जरायुज मतलब समझ गए ना, अभी समझाया, विविपेरस, जरायुज में पोषण, अब मैं माता लिखती हूँ क्योंकि जनरली जो है माता ही बच्चों को जन्म देती है, लेकिन 1-2 एक्सेप्शन है जहाँ पे जो है वो बच्चे जो हैं वो पेरेंट, जैसे मैंने आपको बताया था हिप्पोकैम्पस का, समुद्री जो घोड़ा था उसका एग्जाम्पल बताया था ना कि वो उसमें नर जो है वो बच्चों को अपने ब्रूड पाउच में रखता है, तो यहाँ पे मैं माता ही लिख रही हूँ कि पोषण माता के शरीर से लिया जाता है। अब इसको आगे आप ऐसे लिख सकते हैं, लिया जाता है जिससे एक से अधिक या अधिक संख्या में शिशु होने पर पोषण जो है वो अधूरा रह जाएगा। ये बात आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कहानी खत्म हुई, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है या नहीं। निम्न का मिलान कीजिए। चलिए ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं, बढ़िया। चलो आ जाओ, ये आपके पास 2 है, आपकी बुक का ही है, ये सब बुक के क्वेश्चन ही है। प्रच्छद क्या है, किसमें होते हैं जरा प्रच्छद? प्रच्छद का मतलब मैं आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन कर देती हूँ। ऑपरकुलम किसमें थी भाई? ऑपरकुलम, जरा बताओ। ऑपरकुलम मछलियां पड़ी थी, अस्थिल मछलियां, जिसमें मैंने कहा था गिल्स होते हैं और गिल्स जो हैं वो एक ढक्कन से ढके हुए रहते हैं जिसको ऑपरकुलम कहते हैं। बताओ अभी। ऑस्टिक्थिस अस्थिल मछलियों में था, कॉन्ड्रिक्थिस में नहीं मिलता, ये अंतर है ना मेन दोनों में, तो इसका तो घ है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं पार्श्वपाद। पार्श्वपाद किसमें होते हैं? पैरापोडियाज, ठीक है, जिसको हमने बोला था पैरापोडा, और ये हमने कई बार किया भी है, और होमवर्क क्वेश्चन में मैंने इसका क्वेश्चन भी दिया है कि जो जीव होता है उसके शरीर में ऐसे पार्श्व में पाद निकले होते हैं। जरा देखो, केचुआ, नेरिस किस में आते हैं? एनेलिडा में, एनेलिडा में आते हैं ना, ठीक है। तो ये हो गया ई। अभी देखेंगे लास्ट में मैं आंसर शो कर दूंगी, अभी सिर्फ हम इसको सॉल्व कर रहे हैं हमारे हिसाब से। बोनी फिशेस। शल्क किस में होते हैं बताओ जरा? टीनोफोरा मोलस्का रेप्टिलिया में होते हैं। रेप्टिलिया में हमने बात की थी ना, छिपकली, गिरगिट, सांप, सब में क्या होते हैं? स्केल्स होते हैं, शल्क होते हैं। कंकत पट्टिका कॉम्बोट, ये किस में देखी थी? ये भी मैंने पहले बताया है, ये टीनोफोरा बताया था, 8 प्लेटें होती हैं, कंकत पट्टिकाएं होती हैं टीनोफोरा में। ये रहा टीनोफोरा, यहीं से पता ना चल जाना चाहिए, इसको देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। रेडुला क्या है? ये शायद मैंने होमवर्क क्वेश्चन में तो समझा दिया है बच्चों को, लेकिन जो मतलब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आएंगे ऐप पर। लेकिन रेडुला क्या होता है? रेडुला जो है वो मोलस्का प्राणियों के शरीर में, जैसे पाइला वगैरह है, उनके शरीर में एक ऐसी दांत जैसी प्लेट होती है, ऐसी। इसको हिंदी में रेती जीवा कहते हैं।
रेती जीवा, सैंड टंक, मतलब ऐसा लगता है कि ये रेती से बनी हुई कंकड़ टाइप की होती है। क्या काम होता है इसका? ये फिल्टर का काम करती है, क्योंकि ये सब पानी में रहते हैं मोलस्का वाले। तो जब पानी आता है तो पानी के साथ खाना भी आता है, रेती भी आती है, तो ये खाने और रेती को अलग करने का काम करती है, इसलिए इसको रेडुला, वैसे इंग्लिश नेम रेडुला है और हिंदी नेम इसका रेती जीवा है। तो जो भी आपको मिले, किस में होती है मैंने अभी बोल ही दिया, मोलस्का में होती है ये। बाल किस में होते हैं जरा बताइए भाई? बाल तो एक ही है यहाँ पे, मेमेलिया जिसमें होते हैं, यानी हमारे जैसे कीप कोशिकाएं, ये बहुत बार आ चुका है। कोएनोसाइट्स के स्पेशल कैरेक्टर मैंने सबके बताए हैं, पॉरीफेरा के भी बताए हैं, सिलेंटेटा के भी बताए हैं कि पॉरीफेरा में कोएनोसाइट्स होती है, जो सिलेंटेटा है उसमें दंश कोशिकाएं होती है, स्पेशलिटी है ना। ऐसे सबकी स्पेशलिटी को मैंने हाईलाइट करके बताया है। जैसे इसमें अभी ये प्लेट्स हैं, कंकद कोशिकाएं होती है। और क्या थी टीनोफोरा की? टीनोफोरा मैंने आपको बताया था जीव संदीप्ति भी होती है, बायोल्यूमिनेंस होती है, चमकते हैं वो। तो सबकी बताई है। कोएनोसाइट जो है वो पोरीफेरा का सबसे स्पेशल कैरेक्टर है। उसके बाद अगर हम बात करें कि क्लोम छिद्र, तो भाई क्लोम छिद्र बता दो जल्दी से, बचा क्या है? बचा तो यही है, साइक्लोस्टोमेटा और कॉन्ड्रिक्टिस दोनों में क्या होते हैं? क्लोम छिद्र होते हैं। तो आंसर ये रहे, पहले का घ, दूसरे का ई एनिलिडा, फिर तीसरे का है शल्क वाला द रेप्टिलिया, उसके बाद कंकद कोशिकाएं टीनोफोरा, उसके बाद बाल रेडुला जो है ब मोलस्का, उसके बाद बाल जो हैं वो हमने कहा मेमेलिया, उसके बाद हमने 7th लिया कीप कोशिकाएं यानी कि पॉरीफेरा, और 8th जो है वो लास्ट हमने लिया फ, ये वाला साइक्लोस्टोमेटा और कॉन्ड्रिक्टिस। ठीक है, सही है। तो कितने नंबर मिले मैम को? 8। चलो आगे आ जाओ। मनुष्य में पाए जाने वाले कुछ परजीवियों के नाम। ये एक बच्चे ने मुझसे डाउट ग्रुप में पूछा था और मैंने उससे कहा कि थोड़ा ठंड रखो भैया, आने वाला है आगे। ठीक है, इसीलिए मैंने वहाँ जवाब नहीं दिया और थोड़ा सा मेरा ये भी था कि वो खुद सर्च करे, है ना, क्योंकि हम बात कर चुके हैं, हम क्लासेस में बताते रहते हैं, भाई सुनना है और उसको नोट करना है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो मैं यहाँ लिखा होता है वो तो नोट करना ही है, और जो मैं फालतू की जो बड़बड़ करती हूँ वो भी बहुत काम की है। एक एक वर्ड जो है मेरा काम का है, तो उसको नोट करते जाया करो। चलिए, स्थान के आधार पर 2 टाइप के परजीवी हैं हमारे पास। एक तो है आंतरिक परजीवी जो शरीर के अंदर रहते हैं, जैसे अभी मैंने कहा फेशियोला हिपेटिका है, टैपवर्म है, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं। और बाहरी परजीवी जो शरीर के बाहर रहते हैं, जैसे मैंने कहा जुए, है ना, मच्छर, और भी खटमल, जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा भी था और एक गाना भी सुनाया था भाई, एक मज़ेदार गाना। जब हमने ऑर्थोपोडा पढ़ा था तो मैंने खटमल लिख के एक गाना भी सुनाया था। देखो याद रहता है मुझे सब कुछ, याददाश्त अच्छी है मेरी कि कहाँ क्या लिखा था ये भी मुझे याद रहता है, इस जगह पे लिखा था, इस एरिया में लिखा था, कई बार बताती हूँ मैं। तो ये टैपवर्म जो अभी हम पढ़ के आए हैं, जिसको हम टीनिया सोलियम कहते हैं, काफ़ी बार मैंने अभी इसका नाम बता दिया। लिवर फ्लूक जिसको हम फेशियोला हिपेटिका नाम है इसका साइंटिफिक नेम, जिसको हम लिवर फ्लूक को फ्लैट वर्म भी कहते हैं। ब्लड फ्लूक मतलब ब्लड सक करने वाला। गोल क्रमी एस्केरिस, ये भी हमारे इंटेस्टाइन में रहता है। ठीक है, खाली जो मनुष्यों के हैं अभी हम वही लिख रहे हैं, क्योंकि हमसे जो पूछा है वो मनुष्य पूछा है। ठीक है, पिन वर्म जिसको एंट्रोबियम कहते हैं, ये भी एक वर्म है, आप याद कर सकते हैं। फिर बाहर वाले जो शरीर के बाहर रहते हैं, एक तो जू, लीच, लीच थोड़ी लाइस, सॉरी लीच तो जोक होता है, जोंक होता है, जोंक चिपकने वाला, है ना, लाइस, जुए। प्यूबिक माइट्स, ये प्यूबिक माइट्स कहते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। ये इंसानों के जो प्यूबिक एरिया होता है, मतलब लोअर रीजन जो होता है, टांगों के बीच का जो एरिया होता है, वहाँ पे भी आपको पता है कि जो मेल्स या फीमेल्स दोनों होती हैं उनमें हेयर्स रहते हैं, तो उन हेयर्स में रहते हैं ये प्यूबिक माइट्स। ठीक है, जिसमें रहने लग जाते हैं, सब में नहीं, मतलब सब में रहते हैं ऐसा नहीं है। जिसको डिजीज हो जाएगी या जिसको ये प्यूबिक माइट जिस पे इफेक्ट कर जाएगा, जिसके अंदर आ जाएगा, तो ये बालों में नहीं रहता, ये प्यूबिक वाले बालों में रहता है। ठीक है, खटमल तो मैंने अभी कहा, बताया ही है मैंने आपको। और मच्छर, ये सब क्या है, हमारे बाहरी परजीवी, बाहर से ही खून सक कर लेते हैं। मैं भी बाहरी परजीवी हूँ, यहाँ रहकर आपका खून चूसती रहती हूँ। ठीक है, मेरा नाम मत लिख देना, मैम नंबर काट लेंगी,
मैम या सर जो भी होंगे, लिख मत देना प्रिया मैम बाहरी परजीवी, है ना, ऐसे नहीं कर देना। उपास्थिल व अस्थिल मछलियों में क्या अंतर है, ये मैंने अभी कहा आएंगे, और साथ में आपको एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे। जिसने आंसर दे दिया है बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैंने जो पूछा। चलो, उपास्थिल और अस्थिल मछलियां ये समुद्र में रहती हैं। हालांकि हमने ये जब दोनों किए थे, कॉन्ड्रिक्थिस, उपास्थिल मछलियों को कॉन्ड्रिक्थिस कहते हैं और अस्थिल मछलियों को ऑस्टिक्थिस कहते हैं। ये जब दोनों हमने क्लास पढ़ी थी तो मैं आपको अंतर बताती गई थी, लेकिन अब वही एक चार्ट पे, क्योंकि पीछे भी है तो हम उसको ले लेते हैं। ये समुद्री होती है, ये अलवणीय और समुद्री होती है, मतलब फ्रेश वाटर में भी रह सकती है और मरीन वाटर में भी रह सकती है। इसमें प्लेकोइड स्केल होते हैं, ये सब हमने पढ़ा है। स्पेशल टाइप के मैंने आपको ऐसे बना के बताए थे। इसमें प्लेकोइड स्केल होते हैं और इसमें 3 टाइप के, गैनोइड, टिनोइड और चक्राब। ठीक है, ये वाले स्क्वायर बताए भी थे, ऐसे मैंने बताया था, ऐसे एक गैनोइड वाला ऐसे बना के बताया था, है ना। तो ये सारे क्या हैं, 3 प्रकार की, वही आपको पढ़नी पड़ेगी, क्लास लेनी पड़ेगी दोनों की, ऑस्टिक्थिस और कॉन्ड्रिक्थिस, मत्स्य संघ पढ़ना पड़ेगा आपको। वायु आशय का अभाव होता है, इनमें कोई वायु आशय नहीं होते हैं। और अभी हमने जब एयर ब्लैडर की बात की तब मैंने कहा कि एयर ब्लैडर सिर्फ किस में होते हैं, अस्थिल मछलियों में पाए जाते हैं। नर में मेथुंग अंग नहीं होते, मतलब इनमें जनन करने के लिए, मतलब मादा और नर जब मिलते हैं तो इनके पास कोई स्पेशल अंग नहीं होता। जैसे ह्यूमंस में अगर हम मेल की बात करें तो पेनिस होता है ना, फीमेल में वेजाइना होती है, लेकिन इनमें नर के पास कोई मैथुन अंग नहीं है, सिंपल नर है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो नर के पास जो है, सॉरी मैथुन अंग है, बोलने में गलती होगी मेरे, सॉरी, यहाँ पे जो है वो मैथुन अंग यानी कि क्लेस्पर है, और यहाँ पे कोई मैथुन अंग नहीं है नर के पास। जरा करेक्ट कर लेना अगर किसी ने पहले नहीं लिख दिया हो। क्लोम दरारें ओपरकुलम से ढकी नहीं होती, ये बात हम अभी जस्ट कर आए हैं कि जो कॉन्ड्रिक्थिस होती हैं उनमें वो ढक्कन नहीं होता। क्लोम जो है वो सीधे सीधे दिखाई देते हैं, अगर आप इनका डायग्राम देखेंगे, फोटो देखेंगे तो आपको सीधे सीधे क्लोम दिखेंगे, यानी गिल्स दिखेंगे। इनमें नहीं दिखते क्योंकि इनमें एक ढक्कन होता है, वो ढका हुआ रहता है, जिसको ओपरकुलम कहते हैं। अभी जस्ट हमने इसको पढ़ा भी। अंतःकंकाल उपास्थिका बना होता है, जो सबसे बड़ा मेन कैरेक्टर है उसी के नाम पे इनका नाम रखा हुआ है, और इनमें जो है वो किससे बना होता है, अस्थि से बना होता है। इसके एग्जाम्पल है स्कॉलियोडॉन, जिसका कॉमन नेम मैंने आपको बताया था डॉग फिश, ट्राइगन, ठीक है, टॉर्पीडो, इलेक्ट्रिक ले, जिसका फोटो भी हमने देखा था, विद्युत मछली जिसको हमने कहा था। ये 2 हमने फोटोग्राफ देखे थे, इसका नहीं देखा था, 2 बहुत है। ठीक है, रोहू, इसका देखा था हमने, लेबियो रोहू, कतला, ठीक है, रोहू और कटला। उड़न फिश, फ्लाइंग फिश का मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था कि वो उड़ती है थोड़ा सा ऊपर। समुद्री घोड़ा यानी हिप्पोकैम्पस। फ्लाइंग फिश का साइंटिफिक नेम मैंने आपको बताया था एक्सोलोटस, ठीक है। समुद्री घोड़ा हिप्पोकैम्पस बताया था, याद हो आपको, घोड़े जैसा, ऐसा, है ना। मजे आते हैं मुझे डायग्राम बिगाड़ने में। ठीक है, चलिए, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज खत्म होते हैं, और इसी के साथ ये चैप्टर की भी दी एंडिंग होती है। बाकी सारे क्वेश्चन इजी है, मुझे नहीं लगता आपको उसको लिखने में या ढूंढने में दिक्कत आएगी। हालांकि ये भी हमने किए ही थे, पर मेरे हिसाब से थोड़े से आप उलझ सकते थे, इसलिए मैंने करवा दिए। तो मिलते हैं अगले नए चैप्टर के साथ, और जिनको बॉटनी अच्छी नहीं लगती यानी उनके लिए दुखद समाचार कि बॉटनी का ही चैप्टर शुरू होने वाला है। तो एनिमल किंगडम समाप्त होता है यहाँ पे, और मिलेंगे हम अगले नए चैप्टर के साथ अगली क्लास में।